तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इसमें यूनिट क्यूब के बारे में पढ़ चुके थे। अब यूनिट क्यूब में हम लोग ने डीआर और डीसी निकालना सीख लिया था कि डीआर और डीसी से हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं दो बड़ी डायगोनल के बीच में। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें है कि हम लोग प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर के अंदर, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग प्लेन बना रहे थे और प्लेन के अंदर जो हम लोग वेक्टर दिखा रहे थे, तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर था। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है, ठीक है। पहले तो टॉपिक डाल लेते हैं, टॉपिक इज प्लेन, टॉपिक इज प्लेन। अब टॉपिक के अंदर जब हम प्लेन डाले तो प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है जो ए कोई पॉइंट है, ठीक है। और जो हम लोग वेक्टर के अंदर पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि ए बी कोई लाइन था, ठीक है। जब ए बी कोई लाइन था तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर था एक वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो जितने भी प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बना, जो मेरा इस साइड से जो प्लेन के परपेंडिकुलर था, उस वेक्टर के अंदर क्या था कि जितने भी लाइनें हमने प्लेन पे खींचे थे उस सारे लाइनों पे ये एन वेक्टर जो था उस पे परपेंडिकुलर था। इसका मतलब कि मान लेते हैं कि यदि ए पॉइंट इधर है और कोई पी पॉइंट इधर है, पी पॉइंट इधर है, आप समझते हैं। तो ए तो मूव कर रहा है, तो सपोज इट कीजिए जब ए यदि मूव कर रहा है तो ए से ऐसे बना, चाहे ऐसे बना, चाहे ऐसे बना, चाहे ऐसे बना, नहीं हुआ। अब बताओ कि ए तो इधर मूव करके आ गया, ए इधर मूव करके आ गया, ए इधर मूव करके आ गया, तो उस वक्त हम लोग जो पी को है जो आर वेक्टर मानते थे, सॉरी आर मानते थे, पॉइंट मानते थे, चाहे बी मानते थे, और उस पे जो मेरा आर था वो दौड़ रहा था, किस पे दौड़ रहा था, उस लाइन पे दौड़ रहा था। तो हम लोग क्या लिखते थे कि एयर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, नहीं आया, एयर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। और जब एयर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर होता था तो कहने का मतलब क्या होता था कि जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे तो हम लोग बोलते थे कि एयर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग डॉट में जब किसी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जब डॉट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब कि हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0, इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसको अपन खोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं। अब कैसे खोलेंगे, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इस पूरे को इधर ले आया, दैट इज ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, नहीं आया। अब जैसे कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, अब ये क्या है, ये तो डॉट प्रोडक्ट है सर, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका मतलब कि सर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी भी मैं लिख सकता हूं, बहुत सारे बुक में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। डी वेक्टर क्या है सर, डी क्या है, डी एक्चुअली में डॉट आया है किसके किसके मिलने से, ए वेक्टर और एन वेक्टर के मिलने से मेरे पास क्या आया है, डी वेक्टर। और एक्चुअली में ये जो मेरा बना वही मेरा बना इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। किस फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में। बात समझ में आया, किस फॉर्म में आया, वेक्टर फॉर्म में आया। ये क्या आया मेरे पास, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी वेक्टर, ये मेरे पास क्या आया है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो सर ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, किसका, प्लेन का। ये भी क्या है हमारा, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। आया बात समझ में। तो ये हमारा पॉइंट था प्लेन के इक्वेशन के बारे में। तो इसमें कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखते हैं, पहला इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसके डिफिनीशन में लिखिए कि लेट ए बी ए पॉइंट, लेट ए बी ए पॉइंट, let a be a point, लिखिए झटझट, let a be a point on the surface, let a be a point on the surface such that, let a be a point on the surface such that for every point P, for every point P on the surface, for every point P on the surface, AP is always perpendicular to, AP is always perpendicular to some fixed line, AP is always perpendicular to some fixed line, and that fixed line is always known as normal of the plane, and that fixed line is always known as, is known as
normal to the plane and that fixed line is known as normal to the plane। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकल, अच्छा हम लोग जो वेक्टर के अंदर पढ़े थे तो वेक्टर के अंदर क्या पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसा कोई प्लेन है और वहां पे हमने पढ़ा था क्या कि ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर। अच्छा ये बी पॉइंट किधर भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। और जिस दिन मैं ए को बी से मिलाया, जिस दिन मैं क्या किया, ए को बी से मिलाया, तो जिस दिन मैं ए को बी से मिलाऊंगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन था जिसको मैंने एन वेक्टर बोला। क्या बोला? एन वेक्टर बोला। तो ये एन वेक्टर, अब ये लाइन ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, कैसा भी हो सकता था, कैसा भी हो सकता था। तो ये जो एक लाइन था जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्लेन पे हमने कोई भी लाइन खींचा तो ये लाइन इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, या फिर ये एन वेक्टर इस लाइन में परपेंडिकुलर था। इसका मतलब तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि यहां पे हम लोग जब अभी हम लोग ए बी लाइन को कंसीडर करते हैं तो ए से हम लोग किसी आर पॉइंट को छोड़ रहे थे, तो आर पॉइंट को छोड़ रहे थे तो हमने क्या लिखा था कि भैया आर यहां पे आके रुक गया, आर क्या हो गया, यहां पे आके रुक गया। इसका मतलब कि ए आर वेक्टर, इसका मतलब कि ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर लिखते थे। अच्छा एन वेक्टर क्या था कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर। जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो इस पे जितने भी लाइनें हम लोग खींचेंगे उस प्लेन पे वो सारे वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि हम लोग वहां से वेक्टर के अंदर हम लोग ऐसा सीखे थे और वहीं से ये रिजल्ट आया 3D के अंदर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, आर माइनस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। और यहां से हम लोग लिखते थे क्या कि जब किसी दो वेक्टर के बीच में जब परपेंडिकुलर हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते थे कि ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और हमारा रिजल्ट जो है यहां से आ जाया करता था। ठीक है, आगे लिखिएगा। अब मान लीजिए कि ये तो सर प्लेन का इक्वेशन हो गया, आगे आप क्या बताएंगे कि प्लेन के इक्वेशन के बाद सर क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये तो वेक्टर के अंदर था कि चलिए सर वेक्टर के अंदर हम लोग का प्लेन का इक्वेशन निकालना, वेक्टर के फॉर्म में हम लोग सीख गए। अब इसके अंदर क्या है कि यदि मान लीजिए कि कल होके क्वेश्चन वाले ने पूछ दिया कि चलो मुझे बताओ कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे इस इक्वेशन को लिखोगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे। अभी आपने बोला कि सर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी बोला सर, आपने बोला कि हाँ सर, आपने तो यही बोला। तो अब बताओ कि आर वेक्टर मेरा कौन सा वेक्टर था जो चल रहा था, कहां से छोड़ा गया था, ए से छोड़ा गया था। इसका मतलब कि जो चलता था उसको हम लोग एक्स वाई जेड मानते थे। इसका मतलब कि इसका जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आया एक्स वाई जेड आया, और इसको आप डॉट कर रहे थे किससे, किसी एन वेक्टर से। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि एन वेक्टर क्या है, ए बी सी है, जिसका डीआर है, ये क्या है, ये डीआर इज इक्वल टू डी। तो यहां से जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस Cz is equal to D, and this is called the Cartesian form of plane. Cartesian equation of plane. ये मेरा क्या हुआ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आ गया। अच्छा अब तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आ गया। अब इसके बाद तुमसे क्या क्या पूछ सकता है कि यदि मान लीजिए कि ये तुम्हारे पास आ गया कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है। अब इसके बाद मान लो कि सर आपको कैसे पता चला कि एबीसी, मैंने मान लिया, माना क्या कि ये जो एन वेक्टर था, ये जो एन वेक्टर था वो था ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। ऐसा हो सकता था एन वेक्टर, वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा कि हाँ ये नॉर्मल वेक्टर है, उसका वेक्टर फॉर्म ये है। जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर था वो उसका वेक्टर क्या नाम दे दिया, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। और यहां से मैंने मान लिया कि चलो इसका डीआर कितना आया, एबीसी आया, और ये हमने इक्वेशन इस पे बैठा दिया, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गया एक्स वाई जेड के फॉर्म में। उसके बाद हमने यदि आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि एक बात बताइए कि मेरे को कि यदि नॉर्मल के डीआर के बारे में हम आपसे पूछे, किसके बारे में पूछे, नॉर्मल के डीआर के बारे में, तो नॉर्मल का डीआर यदि मैं क्वेश्चन अराइज करता हूं ऐसे ही कि बताओ नॉर्मल के डीआर कितने हैं, नॉर्मल के डीआर कितने हैं, नॉर्मल के डीआर क्या है, तो आप सॉल्यूशन में क्या बोलोगे कि सर नॉर्मल के डीआर तो एबीसी है। क्या है, एबीसी है, एबीसी है, नॉर्मल के डीआर क्या है, एबीसी है। इसका मतलब कि सर यदि एबीसी जो था वो तो सर आई कैप का कोफिशिएंट था, जे कैप का कोफिशिएंट था और के कैप का कोफिशिएंट था। हाँ तो मैंने बोला क्या कि जब भी हम डीआर निकालते हैं तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आया, अच्छा ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, दूसरे पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट पे लिखिए। तीसरा पॉइंट मेरे पास आता है, तीसरा पॉइंट है कि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। अब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन पे आए। अब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, अच्छा एक बात बताओ मुझे,
यदि मैं यहाँ पे n वेक्टर नहीं लिख के मैं n कैप लिखता तो कोई दिक्कत है क्या? तो आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं था, बस दिक्कत ये था कि यदि आप n कैप लिखते तो मुझे इस पूरे वेक्टर को डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड करना होता। आपने बोला कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है कि जब मैं n वेक्टर लिखता हूं और जब मैं इसका n कैप निकालता हूं तो मुझे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता। तो इसका मतलब कि जब आप यहां पे डिवाइड कर रहे थे तो इस पूरे में डिवाइड कर रहे थे तो हमारा पूरा फॉर्म क्या बन जा रहा था? नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जा रहा था। इसका मतलब कि यदि मुझे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन लिखना हो कि उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा नॉर्मल फॉर्म में, तो आप कैसे कैसे लिखेंगे कि आप क्या करेंगे कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी लिखा। आपने क्या लिखा? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर लिखा। अब इतना लिखने के बाद आपको तो इसको एन कैप बनाना है। क्या बनाना है? एन कैप बनाना है। जब आप इसको एन कैप बनाएंगे इसका मतलब कि आप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से करेंगे, और जिस दिन आप डिवाइडेड बाई एन वेक्टर से किया तो आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। सर आपने इधर क्यों डिवाइड किया? अरे इधर डिवाइड करूंगा तो इधर भी डिवाइड करूंगा। आया बात समझ में कि नहीं? मैं जब इधर डिवाइड करूंगा तो इधर भी डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ मैं एलएचएस और आरएचएस को बराबर तो करूंगा ना। ये एन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, तो मैं इधर भी डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड किया, और मेरे पास जो यहां से रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि जिस दिन मैं आर वेक्टर को अलग किया क्योंकि इनटू के फॉर्म में है तो मैं एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर लिखा, ठीक है। अब बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी डैश। सर डी डैश क्या है? अरे ये तो डी डैश वो है क्योंकि यहां पे जो डी था वो तो फॉर्म था प्लेन के इक्वेशन का, तो जब हम इसको नॉर्मल में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई एन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर किया, तो जैसे ही मैं डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर किया तो ये तो मेरा डी चेंज हो गया। ये जो मेरा डी है, ये यहां जो मुझे कांस्टेंट आएगा वो तो मेरा चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने डिवाइड किससे कर दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से। तो जिस दिन मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से डिवाइड कर दिया तो चेंज हुआ, तो अब डी तो डी रहा नहीं, अब डी क्या बन गया? डी डैश बन गया। इसका मतलब कि सर डी डैश एक्चुअली में क्या था? डी डैश क्या था? अच्छा यहाँ पे एन कैप है और यहाँ पे डी डैश है, तो डी डैश जो है, ये वाला जो डी डैश है वो एक्चुअली में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या है अपना? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा ठीक है, क्या है अपना? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो रिमार्क के अंदर आप लिख सकते हैं, रिमार्क के अंदर लिख सकते हैं कि डी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज नथिंग दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फटाफट लिखो एकदम खटाखट। जहां नहीं समझ में आया पूछो कि क्या क्या है। ये तो हो गया होगा, ये हो गया है आपका। आगे इसको खटाखट लिखिए एकदम मस्त वाला। हम लोग 3 पॉइंट पे बात कर चुके हैं, हम लोग अब चौथे पॉइंट पे बात करेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ कि यदि क्वेश्चन वाले ने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे बताइए, पहले मैं इधर लिख देता हूं, इधर से इससे रिलेटेड है, मैं इधर लिखता हूं। क्वेश्चन वाले ने पूछा कि आप ये तो सर वेक्टर फॉर्म में आपने दिखाया, आप मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिखा दो। किस फॉर्म में दिखा दो? कार्टेशियन फॉर्म में दिखा दो। तो कार्टेशियन फॉर्म में आप कैसे दिखाएंगे? आप लिखेंगे टॉपिक चौथा नंबर है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म सर? कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। अब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा ये जो मेरा आया वो क्या आया? वेक्टर फॉर्म में आया। तो इसी चीज को हम आगे इलेबोरेट करते हैं। तो आपको पता चला कि सर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी लिखा आप सर आपने। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखा सर आपने? डी लिखा। इसका मतलब कि जब आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, सॉरी इतना नहीं लिखने की जरूरत है, मैं आगे इसको आगे समझाता हूं कि आपके पास जो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन आया था उसको आपने कितना लिखा था? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। उसको लेके जाना है क्या? जाओ।
वो रहा कोड रहा वो रहा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? कार्टेशियन फॉर्म पे बात कर रहे थे, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में बात कर रहे थे कि हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पे कैसे निकालते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, आपको कार्टेशियन फॉर्म में पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे वो क्या लिखते थे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। अच्छा, ये डी आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो माइनस प्लस को अपने आप में डिजोल्व कर लेता है। इसका मतलब कि जो हमने प्लेन का इक्वेशन लिखा वो क्या लिखा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। अच्छा, अब बारी किसकी आई कि यदि नॉर्मल इक्वेशन है तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें? तो नॉर्मल इक्वेशन है तो हम लोग इधर क्या किए थे कि जो मेरा नॉर्मल इक्वेशन आया था तो हम लोग नॉर्मल के डीआर कितना निकाले थे? a, b, c निकाले थे। तो इसका मतलब कि हमने क्या किया था वहां पे, जब वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे थे तो नॉर्मल के डीआर से हम लोग डिवाइड कर रहे थे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब कि सर इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे नॉर्मल के डीआर से, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ n से। और n वेक्टर तुम्हारा क्या दे रखा है? n वेक्टर तुम्हारा दे रखा है ai प्लस bj प्लस ck कैप, इतना तुमको दे रखा है। इसका मतलब कि जिस दिन आप डिवाइड करोगे तो जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा? रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इतना आएगा। इसका मतलब कि सर ये वाले उठा के मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया तो लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, और जैसे ही इसको डिवाइड किया तो आपने क्या लिखा? रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन में डी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर इधर भी करना होगा? हाँ बिल्कुल, जब आप इधर किए थे तो इधर भी आपको करना होगा। और जिस दिन आपने इसको देखा तो आप इसको लिख सकते थे दैट इज x इंटू ए अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस y इंटू में कितना लिख सकते थे? b अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आगे आप लिख सकते थे कि z इंटू में c अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते थे? दैट इज d अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इतना लिखने के बाद जो आपके पास जो बात बन के आएगा वो क्या आएगा कि जब हम लोग इससे डिवाइड किए तो आपको याद होगा कि जब हम लोग एल एम एन मानते थे, एल क्या था अपना? कॉस थीटा था। एल क्या था अपना? कॉस थीटा था। एम क्या था अपना? कॉस बीटा था। और जो हमारा एन था वो क्या था? कॉस गामा था। इसका मतलब कि सर ये तो एक्चुअली में एंगल दिखा रहा है उसके बीच का। आया समझ में? यानी कि ये एल है, इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस कितना लिख सकता हूं? एन जेड इज इक्वल टू कितना? अच्छा, ये तुम्हारा तो ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब कि ये बना तुम्हारा डी डैश, और ये तुम्हारा क्या बन गया? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल। क्या बना तुम्हारा? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन। फटाफट लिखो, फटाफट। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे पूछो अभी, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताओ, ये जो डी डैश है, यदि आप कोई ये स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं तो कहीं कहीं पे पी भी लिखा हुआ रहता है, लिखा रहता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। सर ये पी क्या है? पी है, पी जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है। इसका मतलब कि सर पी जो है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसलिए आप घबराए नहीं कि हाँ ये सर पी तो आप बताए नहीं थे, तो आपको मैं बता दिया यहाँ पे कि पी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। यदि p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो जो तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन आया प्लेन का वो कितना आया? lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी आया। इसका मतलब कि सर p जो है, जो p है तो p के लिए मैं लिख सकता हूं कि d अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना मैं लिख सकता हूं। ये किसके लिए हो गया? P के लिए। और P के लिए मैं अभी बता चुका हूं कि P अपने पास क्या है? दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। बहुत सारे बुक में लिखा हुआ मिलता है, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं लिखा मिलता है, डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक को ही उठाएंगे तो उसमें ये P
लिखा हुआ रहेगा, तो P देख के घबराना नहीं है कि हाँ एक्चुअली में वो क्या है, वो P वही है, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। खटाखट लिखो इसको, खटाखट लिखिए। हो गया? चलो, अब इतना होने के बाद मुझे बताओ कि अपना कौन सा पॉइंट था ये, चौथा पॉइंट चल रहा था, नहीं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट अपना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू समथिंग समथिंग समथिंग। यदि इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे बताइए, यदि वो किसी चीज से पास कर रहा है, कहीं से पास कर रहा है, तो क्या होगा। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट था, दैट इज पांचवा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट मेरा क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू मैं आपके लिए एक लिख देता हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ऐसा ले लो, प्रिया से पास हो रहा है, पूजा से पास हो रहा है और प्रियंका जी से पास हो रहा है, ठीक है, प्रियंका जी से पास हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, यदि स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग पढ़े थे, यदि कोई भी लाइन कहीं से पास करता है, तो जब पास करता था तो जो जिस पॉइंट से पास करता था उसको हम लोग लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते थे। तो आपने बोला कि हाँ सर सेटिस्फाई तो कराते थे वहां पे, तो बस यही करना है यहाँ पे भी। आपको पता है कि जो हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो हमारा जो इक्वेशन निकल के आया था, वो एक्चुअली में इक्वेशन क्या निकल के आया था, सोचो जरा सा। इक्वेशन निकल के आया था कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी आया था, ये आया था। और जिस दिन मैं इसमें यदि इसका है, यदि इसका है, तो यदि इससे पास हो रहा है कोई भी लाइन है, इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, इसका मतलब कि ये इसमें सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब कि सेटिस्फाई होगा तो मैं आगे लिख सकता हूं a इंटू, सोचना जरा सा, a इंटू एक्स माइनस का क्या लिखा था मैंने, प्रिया, क्या लिखा था, प्रिया, प्लस b इंटू वाई माइनस का पूजा, प्लस c इंटू में z माइनस का प्रियंका। आया बात समझ में कि नहीं, प्रियंका इज इक्वल टू, ये जीरो आता है, ये एक्चुअली में डी नहीं होता है, जीरो होता है, वो वहां पे गलती हो गया था। अब समझना इधर बात कि सर आपने डी को कैसे उड़ा दिया, डी को तो आपने खत्म ही कर दिया। मैंने बोला कि अच्छा डी को खत्म हो गया, अब देखो इसका कैसे खत्म हुआ। अब देखो आपने इसको क्या लिखा कि जहां से पास हो रहा था उसमें से आपने डिवाइड माइनस कर दिया। इसका मतलब कि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर भी यही करते थे, उसको सेटिस्फाई कराते थे। इसका मतलब कि सोचो जो मेरा प्लेन का इक्वेशन था वो ओरिजिनल में इक्वेशन क्या था, दैट इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी था। अच्छा ये यदि लाइन सुनो जरा सा, ये लाइन हम लोग तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ ये लाइन सॉरी ये यदि पास करता है, पास करता है कहां से, सपोज करो x1 y1 z1 से पास करता है। किससे पास करता है, x1 y1 z1 से पास करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और जिस दिन ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो जो मेरा इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू डी। यही तो निकल के आएगा। क्यों सर, क्योंकि जिस ये x किसकी जगह ले लेगा, x1 की जगह, क्योंकि उससे वो पास हो रहा है, x1 y1 z1 से पास हो रहा है। तो जिस दिन ये पास करेगा, ये इक्वेशन जिस दिन इस लाइन से पास करेगा, सॉरी इस कोऑर्डिनेट से पास करेगा, तो ये x जो है x1 का जगह ले लेगा, y जो है y1 का जगह ले लेगा और z जो है z1 का जगह ले लेगा। तो जो हमारा नया इक्वेशन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c z1 इज इक्वल टू डी। अब सर अब क्या करोगे, अब इसको एक दूसरे में से माइनस कर दो तो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा x माइनस का x1 प्लस b इंटू वाई माइनस का y1 प्लस c इंटू z माइनस का z1 इज इक्वल टू जीरो, और d में से d खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आएगा जब x1 y1 z1 से पास करेगा। खटाखट लिखो, खटाखट एकदम जल्दी जल्दी। लिखो। अब सोचो जरा सा, अब क्वेश्चन हम लिखते हैं एक
क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ऐसा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P1, 2, 3, P1, 2, 3, ये ऐसे ही मैंने जनरेट किया क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड प्लेन टू OP एंड प्लेन टू OP एंड प्लेन टू OP बराबर क्या हो? चलो सोचो क्या क्वेश्चन लिखा आपने। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P1, 2, 3 एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू, सॉरी, एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू OP एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू OP इज इक्वल टू क्या होगा? चलिए निकाल के दिखाइए मुझे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या निकल के आपके पास आएगा जब 1, 2, 3 से पास करेगा और प्लेन परपेंडिकुलर टू OP होगा, तब मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? अब सोचना है आपको, जरा सा सोचिए क्वेश्चन के पास, उसके बाद जवाब दीजिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है आपके जिंदगी में। चलिए हुआ, चलो देखते हैं आपने क्या लिखा। पहले क्वेश्चन लिखा, पहले तो एक प्लेन बना लो इसके सॉल्यूशन के अंदर। पहले एक आपने प्लेन बना लिया, एकदम मस्त वाला प्लेन बनाया। अच्छा, जब आपने प्लेन बनाया तो उसमें एक P पॉइंट था। क्या था? P पॉइंट था जहां से वो पास कर रहा था। तो P पॉइंट कहीं यहाँ पे था, P पॉइंट यहाँ था। इसके कोऑर्डिनेट कितने कितने थे? 1, 2, 3। हाँ चलिए देखते हैं। हाँ, क्या हम लोग क्वेश्चन था हम लोग का कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P1, 2, 3 एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू OP। अब ये क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि सर अभी जो मैंने बताया कि P जो है एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट तुमको दे रखे हैं 1, 2, 3। अच्छा, 1, 2, 3 दे रखा है और तुमसे पूछ रहा है कि एक प्लेन है और OP जो है उस पे परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है कोई OP, यानी कि O जो है वो एक्चुअली मेरा क्या है? ओरिजिन है। तो ओरिजिन किधर है? कहीं से है, कहीं पे है, ये रहा, मान लो कि O रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0, 0, 0, क्योंकि O मेरा क्या है? ओरिजिन है। O क्या है मेरा? ओरिजिन है। अच्छा, ये OP परपेंडिकुलर ऑन प्लेन है। अच्छा, जब OP इज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, तो यदि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एक और प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास वेक्टर होता था जिसको हम लोग n वेक्टर के नाम से जानते थे। किस वेक्टर के नाम से जानते थे? n वेक्टर के नाम से जानते थे। तो ये यदि OP यदि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर एक n वेक्टर रहा होगा। इसका मतलब कि जिस दिन ये n वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन प्लेन रहा होगा तो ये n वेक्टर कुछ इस तरीके का रहा होगा। तो मुझे बताओ कि क्या ये परपेंडिकुलर लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगे? अरे जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। अच्छा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर OP है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है, लेकिन आपको पहले से पता है कि यदि कोई प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर कोई n वेक्टर होता है। तो n वेक्टर यदि यहां पे है और ये OP यहां पे है, तो दोनों वेक्टर क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर लाइन और ये वाला जो n वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो जिस दिन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इसका dr और इसका dr सेम होगा। कैसे सर? अरे हम लोग आगे पढ़ चुके हैं ना कि जब पीछे जब हम लोग वेक्टर के अंदर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे कि इसका dr और इसका dr सेम होगा। कब? जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब कि सर इसका dr और इसका dr सेम होगा। हमने बोला कि हाँ, तो इसका dr सर कैसे निकालोगे? तो मैं निकाल सकता हूं कि dr ऑफ n वेक्टर, मैं लिख सकता हूं कि सर dr ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू dr ऑफ OP वेक्टर, dr ऑफ OP वेक्टर। इसका मतलब कि dr ऑफ OP वेक्टर बराबर है dr ऑफ n वेक्टर के। आपने बोला कि हाँ सर dr ऑफ OP वेक्टर इज बराबर है dr ऑफ n वेक्टर के। इसका मतलब कि जिस दिन मैं OP वेक्टर का dr निकालूंगा उस दिन मेरे पास dr ऑफ n वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब कि dr ऑफ n वेक्टर
डी ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू किस में से किसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं या पी में से ओ को माइनस करूं, किसी में से किसी को माइनस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने लिखा कि 1 माइनस का 0, कॉमा 2 माइनस का 0, कॉमा 3 माइनस का 0। और आपको ये समझ में आ गया कि सर डी ऑफ एन वेक्टर जो है हमारा वो कितना कितना आ गया, 1, 2, 3 आ गया, 1, 2, 3 आ गया। अब मेरे पास बारी किसकी है कि जब 1, 2, 3 मेरे पास आ गया एन वेक्टर का डीआर, तो अब मुझे उस क्वेश्चन के अंदर सप्लाई कर देना है। इसका मतलब कि एन वेक्टर के डीआर क्या होते थे, एबीसी होते थे, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1, 2, 3। अच्छा, जब इतना लिख सकते हैं तो मुझे आगे बताओ कि इतना लिखने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आ जाए। अच्छा, पास किधर से कर रहा है, तो पास हो रहा है 1, 2, 3 से पास हो रहा है, 1, 2, 3 से पास हो रहा है। तो जब 1, 2, 3 से पास हो रहा है तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूं कि 1, 2, जब 3 से पास हो रहा है, इसका मतलब कि जो मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आएगा तो वो कार्टेशियन फॉर्म में निकल के आएगा। किस तरीके से, मैं क्या लिखता था, a इंटू एक्स माइनस का x1 प्लस b इंटू वाई माइनस का y1 प्लस c इंटू जेड माइनस का z1 इज इक्वल टू क्या लिखता था, 0 लिखता था या फिर d लिखता था, इज इक्वल टू क्या लिखता था, मैं 0 लिखता था। जब कोई भी इक्वेशन किसी पॉइंट से पास करता था तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते थे, इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस का x1 प्लस b इंटू वाई माइनस का y1 प्लस c इंटू जेड माइनस का z1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि x1, y1, z1 कौन है, जहां से पास कर रहा था। तो पास कहां से कर रहा था, 1, 2, 3 से पास कर रहा था। तो मैंने इसको यहां पे पुट कर दिया, तो लिखा a इंटू एक्स माइनस का कितना है 1 प्लस b इंटू वाई माइनस का 2 प्लस c इंटू कितना हो गया जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना 0। अच्छा, ये 0 हुआ तो मेरे पास एबीसी का वैल्यू पड़ा है क्या, एबीसी कौन है सर, एबीसी तो डीआर है मेरा, एबीसी एन वेक्टर का डीआर है। इसका मतलब कि मैं ए को जब यहां पे सप्लाई, अच्छा एबीसी का वैल्यू कितना है 1, 2, 3 सेम है, तो इसका मतलब मैं वो लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस का 2 प्लस सी इंटू सी का वैल्यू कितना था 3, जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, x प्लस 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9, और ये तुम्हारा निकल के आएगा 9 4 13 1 14, यानी कि x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। और ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू ओपी, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट, एनी डाउट, कुछ भी डाउट हो पूछो, जैसे भी हो। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि ये जो तुम्हारा आया वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो क्या सर बोर्ड वाला चाहे आईआईटी वाला ऐसे ही पूछेगा क्या क्वेश्चन, नहीं, ये तो तुच्छ क्वेश्चन है, ये बोर्ड वाला या फिर आईआईटी वाला जो है इस टाइप का क्वेश्चन उठाता नहीं है। वो किस टाइप का वो क्वेश्चन उठाता है, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें मान लो कि हम इसी क्वेश्चन को आगे लिखते हैं कि जैसे मान लो, पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ऐसा है, इधर लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P I माइनस J प्लस का K कैप, एंड हैविंग नॉर्मल, और जो तुम्हारा नॉर्मल जो दे रखा है वो 2y प्लस 3j माइनस के दे रखा है, 2y प्लस 3j माइनस के कैप दे रखा है, और ये पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे बता दीजिए। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए मेरे पास दो रास्ते खुले हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म वाला खुला है और एक कार्टेशियन फॉर्म वाला रास्ता खुला हुआ है। आपको जिस मर्जी से आप उस मर्जी से चलिए, लेकिन मैं तो दोनों मर्जी से बताऊंगा। तो मेथड 1 में पहले हम देखते हैं कि आपको पता है कि अच्छा जिससे पास हो रहा है, जिससे प्लेन पास हो रहा है, इसका मतलब कि P के कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, दैट इज 1, -1, 1 है। अच्छा, जिससे पास कर रहा है तो नॉर्मल वेक्टर का जो हमारा dr है, जो नॉर्मल वेक्टर का dr है, मैं लिख देता हूं कि dr ऑफ नॉर्मल वेक्टर,
तो dr ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, दैट इज 2, 3, -1, इतना आया dr वेक्टर। अब मुझे बताओ कि यदि मैं इतना लिखूं तो आपको पता है कि जो नॉर्मल इक्वेशन होता है कि वो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप, ऐसा लिखो कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, आप इतना लिखते थे, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा ये r वेक्टर क्या था हमारा, एक्स वाई जेड था, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड था, आपने बोला हाँ सर कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड था, इसका मतलब कि यदि मैं r को बोलूं कि ये भैया एक्स वाई और ये जेड है और ये माइनस हो रहा है a वेक्टर से, तो a वेक्टर मेरा कौन सा है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन है, मेरे पास 1 है, -1 है और ये 1 है, और इसको मैं डॉट किससे कर रहा हूं, n वेक्टर से डॉट कर रहा हूं, तो n वेक्टर का मेरे पास dr पर है 2, 3, -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और जिस दिन मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि जब डॉट डॉट हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 2x + 3y माइनस का z, और जिस दिन मैं उठा के इसको और इसको जब जिस दिन डॉट करूंगा तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 × 1 2, और ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस हो गया। अच्छा फिर लिखूंगा -1 × 3, तो माइनस का 3 या प्लस इधर तो माइनस का 3, ठीक है, और ये फिर -1 तो -1 × 1 तो डेट इज प्लस का 1, ठीक है, कितना कितना हुआ, -1 × 1 -1, और ये माइनस इसके साथ तो ये -1, ठीक है, और ये बना तुम्हारा पास 2x + 3y - z इज इक्वल टू कितना बना, ये माइनस का 2 बना। तो ये तुम्हारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया, ये निकल के आ गया कि भैया ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सॉरी ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास कर रहा है कहां से, i - j + k कैप से पास कर रहा है, और उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो तुमको दे रखा है कितना कितना 2i + 3j - k कैप। तो हमारे पास ये तो मेथड 1 था इसको सॉल्व करने का। मेथड 2 क्या है सर, आप डायरेक्ट आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं और दूसरा रास्ते से भी जा सकते हैं कि जैसा आपको पता था कि कार्टेशियन फॉर्म में आपको लिखने आता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में आप कैसे कैसे लिखते थे, आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते थे कि सर हमारे पास जो लाइनें होती थी सॉरी जो प्लेन होता था उसमें जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे उसमें लिखते थे जहां से पास करता था तो x माइनस का x1 प्लस b × y माइनस का y1 प्लस c × z माइनस का z1 इज इक्वल टू 0 लिखते थे। अच्छा कहां से पास कर रहा है ये पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है 1, -1, 1 से, तो इसमें डाल दो, तो a × x माइनस का 1 प्लस b × y, और ये माइनस और वो माइनस मिलके +1 हो गया, प्लस c × z कितना है, z तो z ही है, और माइनस का z1 कितना है -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर आपके पास एबीसी पढ़ा है क्या, आपने बोला हाँ एबीसी पढ़ा है, एबीसी का वैल्यू डाल दो। सर एबीसी क्या है, वो तो dr है नॉर्मल का, तो जैसे ही मैंने डाला तो dr इसका कितना कितना था 2, 3, -1, तो जैसे ही डाला तो 2 × x माइनस का 1 प्लस 3 × y प्लस का 1 -1 × कितना z माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करा तो मेरे पास आ गया 2x प्लस का 3y माइनस का z, और ये 2 इधर आ गया तो 2, और ये 3 तो माइनस का 3, और ये फिर माइनस का 1, तो ये बना 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू कितना बना माइनस का 2 बना। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, आप दोनों रास्ते से किसी भी रास्ते पे आप चल सकते हैं, आप वेक्टर फॉर्म से, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो वेक्टर 3D पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 3D पढ़ रहे हैं, आप वेक्टर एंड 3D पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर एंड 3D के अंदर क्या होता है कि आप दोनों मेथड से कभी भी जाके आंसर आप पा सकते हैं। देखो समझो इस बात को कि IIT के अंदर जो है वो वेक्टर और 3D से 4 क्वेश्चन डालेगा, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यदि डालेगा तो 4 क्वेश्चन यदि आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप ये समझ के रख लो कि आपको 3D भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अच्छा देखो हम लोग जब वेक्टर पढ़े थे पूरी क्लास में तो हम लोग को कितना टाइम लगे थे, लगभग 20 क्लास लगे थे, और जब 3D चल रहा है ना तो अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्लास में अपना 3D खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सोचो कि जो वेक्टर हम लोग 20 क्लास में खत्म किए थे वो 3D का उसमें हम लोग आधा से ज्यादा पोर्शन कर चुके थे, इसलिए 3D में कुछ बचता ही नहीं है। उसके बाद सेम चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा देखो उसके वेक्टर में भी हम लोग प्लेन ऑफ इक्वेशन पढ़े थे, इक्वेशन का प्लेन पढ़े थे, अच्छा उसमें भी हम लोग ऐसा ही कुछ किए थे, लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं किए थे, तो वो क्वेश्चन हमने इसलिए बचा के रखा था। तो आपको जो है ना वेक्टर और 3D पे एकदम मस्त ध्यान देके पढ़ना है। तो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था मेथड 2, ये तुम्हारा था मेथड 2। तो आप दोनों में से किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। चलो ठीक है, अब आगे जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले लिख लो इसको बढ़िया से, हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं।
हो गया, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे जानना है, बस एक बात, कि सर क्वेश्चन वाला इतना आसान क्वेश्चन देगा क्या? एन वेक्टर लेके रखा होगा क्या वो, ये ले बेटा एन वेक्टर ले और इक्वेशन निकाल के दिखा दे? नहीं, क्वेश्चन वाला ऐसा कुछ देगा नहीं आप, ठीक है। वो कभी कभार बोर्ड वाला दे भी देगा तो दे देगा, लेकिन जेई मेंस वाला तो कभी ऐसा देगा ही नहीं, ठीक है। जेई मेंस वाला कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है उसको समझते हैं, ठीक है, कि जेई मेंस वाला कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। वो तो आपकी निकाल देगा, ठीक है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो नाच नचा के छोड़ेगा। तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो एकदम मस्त तरीके का होना चाहिए, तभी जाके आप उस चीज को कंप्लीट कर पाओगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो जो कि मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो जब आईआईटी वाला यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि हाँ ऐसा था तो कब क्या होगा इक्वेशन, अब क्या होगा इक्वेशन, तब आप क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through find equation of plane passing through 1, 2, 3, 1, 2, 3, passing through कहां से पास कर रहा है? P का कोई पॉइंट ले लो, 1, 2, 3, passing through P 1, 2, 3 and plane and आगे लिखना and a plane, ऐसे लिखो and plane is parallel to two vectors, and plane is parallel to two vectors, 2y minus j plus k, 2y minus j plus k cap and 2y minus j plus k cap and I plus j plus k and I plus j plus k cap, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया उसने, ठीक है। आपसे कभी ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ एन वेक्टर दे दिया आप खटाखट निकालो, ऐसा कभी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे हमेशा क्या पूछेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप फंस जाओ, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है, आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करना है कि हाँ आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। और जब आप वेक्टर 3D पढ़ रहे हैं तो एकदम मन लगा के पढ़िए कि हाँ क्वेश्चन कहीं से भी आए ना तो आप उसका एकदम क्वेश्चन को फोड़ डालिए कि हाँ एक्चुअली में ये बोल रहा है तो मुझे ये करना है। अब चलो क्वेश्चन पे सोचते हैं। क्वेश्चन पे जब सोचने गए तो मेरे पास था क्या कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 3, जस्ट इसी क्वेश्चन से मैंने रिलेट किया और उसमें मैंने बोला क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P 1, 2, 3 एंड प्लेन पैरेलल टू टू वेक्टर, इतना एंड इतना। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि प्लेन पैरेलल है कौन कौन से वेक्टर के? इस वेक्टर और इस वेक्टर का। अब सोचो जरा सा कि कहने का क्या मतलब है, सोचना जरा सा कि ये मेरा प्लेन है, ये मेरी हथेली क्या है? एक प्लेन है। अब सोचो जरा कि ये हथेली मेरी प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर दो वेक्टर तुमको दे रखा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दे रखा है। इसका मतलब कि ये जो मेरा वेक्टर था वो कुछ इस तरीके का था, इस हथेली के पैरेलल था ये प्लेन, ये वाला प्लेन जो ये दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लेते हैं इसको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और इस प्लेन के पैरेलल ये प्लेन है, इसका मतलब कि जिस दिन मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर, सॉरी इसका परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब कि जिस दिन मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो इस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि इसका डीआर जो होगा, इस ए क्रॉस बी का जो डीआर होगा वही इस प्लेन का भी डीआर होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? देखो इधर ए क्रॉस बी जब आप करते थे, जब ए क्रॉस बी करते थे तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा आया, परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आया और इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर था वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे क्या? आपने बोला हाँ सर पैरेलल था। इसका मतलब कि जब दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल थे, इसका मतलब कि जब पैरेलल थे तो इसका डीआर ए क्रॉस बी का डीआर और ये इस प्लेन का डीआर दोनों सेम होंगे। तो आपने कहा कि हाँ सर बिल्कुल सेम होंगे। इसका मतलब कि जिस दिन आप इस क्वेश्चन को देखे तो आपके पास बारी किसकी आई कि जो ए क्रॉस बी जो आप लिखे, जो ए क्रॉस बी लिखे, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे?
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सिंपल सी बात है कि इक्वेशन नॉर्मल ऑफ प्लेन जो आया, इतना लिखने से पहले ये तो इस पे तो जाएंगे हम लोग, पहले इसको लिख लेते हैं कि नॉर्मल ऑफ प्लेन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नॉर्मल ऑफ प्लेन इज इक्वल टू लिखोगे कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, क्योंकि तुम्हारा गिवन वेक्टर ये दे रखा है जो ए और बी है, और जब ए और बी ऐसा है तो जब ए को क्रॉस करेंगे बी से तो उसका एन वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि नॉर्मल ऑफ प्लेन इज इक्वल टू कितना लिखोगे, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ गिवन perpendicular vector or perpendicular of given vector, perpendicular of given vector, perpendicular of given vector। और जिस दिन आप perpendicular of given vector के पास गए तो आपके पास आया a क्रॉस b वेक्टर, और जिस दिन आप a क्रॉस के b के पास गए तो आपने क्या क्या लिखा, i j k कैप, और इसमें आपने डाला कितना 2 -1, और ये शायद -1 है, ये शायद -1 है, इसको आप माइनस कर लेना, इसको आप माइनस कर लेना, ये -1 है और ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, i इंटू कितना लिखेंगे 1, और ये -1 और ये +1 0, ठीक है, और ये माइनस का j आएगा, और जिस दिन माइनस के j आएगा तो 2, और ये वाला प्लस का 1 तो डेट इज 3, और प्लस का k कैप, ठीक है, और आगे आप करेंगे तो 2 और ये 3 तो 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा a क्रॉस b आया वो कितना आया 0i -3j प्लस का 3k कैप, ठीक है, इतना आया आपको a क्रॉस b। अब क्या करोगे सर, अब a क्रॉस b का जो dr आया वही तुम्हारा इक्वेशन उस प्लेन के जो उस पे वेक्टर था, नॉर्मल वेक्टर था, वही उसका भी dr होगा। इसका मतलब कि सर आप कहना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमारा पास कर रहा था 1, 2, 3 से, तो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू के लिए आपने क्या क्या लिखा था कि 1, 2 a इंटू एक्स माइनस का x1 प्लस b इंटू y माइनस का y1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आप क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपने लिखा था कि सर a इंटू एक्स माइनस का x1 प्लस b इंटू y माइनस का y1 प्लस c इंटू z माइनस का z1 इज इक्वल टू कितना लिखा था आपने 0 लिखा था। अच्छा, किससे पास कर रहा है 1, 2, 3 से पास कर रहा है, तो आप लिख दो कि x माइनस का 1 प्लस b इंटू वाई माइनस का 2 प्लस c इंटू z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, abc जो था वो नॉर्मल था, उसका dr हम लोग लिखते थे, इसका मतलब कि जो हम लोग a क्रॉस b से जो dr आया वो dr उसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि वो dr उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर था उसका dr बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे कौन कौन सा dr था, क्या क्या आया तुम्हारे पास 0, -3 और 3, तो मैं लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस -3 इंटू वाई माइनस का 2 प्लस 3 इंटू जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। और जिस दिन मैंने इतना लिखा उस दिन कितना हो गया, ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3z, और इधर से आया 6 तो इज इक्वल टू 6 और प्लस 9, ये कितना हो गया माइनस का 9 तो प्लस का 9। अच्छा, इधर गलती हो गया ना, ये माइनस का 6 और ये कितना बनेगा प्लस का 9, ठीक है, तो ये बना माइनस का 3y प्लस का 3z इज इक्वल टू 3, और आप 3 से डिवाइड किए तो बना y प्लस का z माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 1 इसको माइनस से गुना कर देते हैं तो ये बना y माइनस का z इज इक्वल टू माइनस का 1। ये तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन निकल के आ गया। कहां से पास कर रहा था 1, 2, 3 से पास कर रहा था, तो तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। सर x कहां गया, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर x कहां गया, सर x का क्या किया आपने, x तो 0 हो गया, x क्या हो गया 0 हो गया। अब इस पे सोचो कि यदि x 0 हो गया तब क्या क्या कंडीशन हो सकते थे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा यही राज था कि यदि मैं यहाँ पे -1 नहीं करता ना तो ये जो मेरा प्लेन का इक्वेशन आता वो x के भी फॉर्म में आता, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ x होता, ठीक है। तब आपको मैं समझा नहीं पाता कि एक्चुअली में क्वेश्चन के अंदर चल क्या रहा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया जिसमें x है ये नहीं है, तो x है नहीं इसका मतलब क्या कि x बराबर 0 है। अच्छा, जब x बराबर 0 है इसका मतलब
कि x बराबर 0 किस प्लेन में होता है। तो आपने बोला कि सर x बराबर 0 yz प्लेन में होता है। मैंने कहा कि इसका मतलब कि yz प्लेन में x बराबर 0 होता है। आपने बोला हाँ सर yz प्लेन में x बराबर 0 होता है। तो रिमार्क के अंदर आप लिख लो कि इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज इक्वल टू कितना लिखोगे, x बराबर 0। तो रिमार्क के अंदर आप लिख लेना कि मैं लिखा देता हूं, मैं इसको लिखा देता हूं कि इक्वेशन ऑफ क्या लिखना था, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन। रिमार्क के अंदर पहला लिखिएगा, रिमार्क के अंदर अच्छा x बराबर 0 किस प्लेन में होता था, yz प्लेन में होता था। इसका मतलब कि x बराबर 0 यदि yz प्लेन में होता था तो इसका मतलब कि yz प्लेन की बात करेगा। तो आप लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ, इसको ए पॉइंट देना, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज इक्वल टू x बराबर 0, x बराबर 0। तो सिमिलरली उसी तरीके से बी पॉइंट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ xz प्लेन, xz प्लेन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि xz प्लेन में मेरा y बराबर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा y बराबर 0 यदि xz प्लेन में होगा तो मेरे पास सी पॉइंट जो आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वेशन ऑफ कौन सा आएगा, xy प्लेन आएगा, xy प्लेन। तो xy प्लेन के लिए आप क्या लिखोगे, दैट इज y बराबर सॉरी z बराबर 0, z बराबर 0। ये आपको दिमाग में बात रखना है कि एक्चुअली में ये रिमार्क के अंदर ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट डाल के आप ये चीज लिखो। जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर यदि y बराबर 0 आ गया, यानी कि y का कोई वैल्यू नहीं रहा, यानी कि x माइनस जेड आता, तब आप क्या बोलते कि एक्चुअली में कि जब y 0 हो जाता तो वो किस प्लेन की बात कर रहा था, xz प्लेन की बात कर रहा था, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 किस प्लेन में होता था, xz प्लेन में होता था। ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें दूसरा पॉइंट। यदि मैं इसी में रिमार्क 2 में मैं बात करूं, पहले इतना लिख लो, रिमार्क दूसरा, रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 में लिखो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, yz प्लेन एट k डिस्टेंस, एट k डिस्टेंस, एट k डिस्टेंस। आपने, मैंने क्या लिखा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, किसके प्लेन के पैरेलल था, yz प्लेन के था, पैरेलल था, और कितनी दूरी पे था, k दूरी पे था। तो इसके लिए जो आंसर होता है वो होता है x इक्वल टू k होता है। क्या होता है आंसर, x इक्वल टू k होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो एक प्लेन है मेरे पास और दूसरा कोई प्लेन है। इस प्लेन को तो हम जानते नहीं, बस ये जानते हैं कि इस प्लेन के पैरेलल एक दूसरा कोई प्लेन है, जिस प्लेन का किस प्लेन की बात कर रही है, yz प्लेन का बात कर रहा है, और इस प्लेन से इसकी दूरी कितनी है, x दूरी है, सॉरी k दूरी है। तो k दूरी है तो मेरे पास ये yz प्लेन में कौन 0 होता था, तो x 0 होता था या फिर x कांस्टेंट होता था, तो मैंने लिख दिया x बराबर k लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास यदि पूछा जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में बात किया जाए, xz प्लेन के बारे में किया जाए, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज y बराबर k। उसी तरीके से आपको बात किया जाए कि yz प्लेन हो गया, xz प्लेन हो गया, xy प्लेन के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में बात किया जाए, xy प्लेन के बारे में बात किया जाए, तो आप क्या बोलोगे कि सर z इज इक्वल टू k होगा, z इज इक्वल टू k होगा। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आप जो है इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद पहले लिख लीजिए इसको, एकदम ढंग से लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको आराम से। ठीक है, आगे सोचिए, इधर तो हो गया होगा, इधर हो गया है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन अभी मेरे मन में आया है, एक क्वेश्चन पूछने का, कि क्वेश्चन डाल ही देता हूं, पूछ ही देता हूं आपसे कि क्वेश्चन है पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम, सोचना जरा सा इस क्वेश्चन के अंदर कि एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, कि बोल रहा है पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम x बराबर +-1, y बराबर +-1 और z बराबर +-1, तब क्या होगा,
पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम x बराबर प्लस माइनस 1, y बराबर प्लस माइनस 1 एंड z बराबर प्लस माइनस 1 है, तब इक्यू डिस्टेंस जो क्वेश्चन मेरे पास पूछा उसका जवाब क्या है। तो आपके दिमाग में पहले तो ये बात आनी चाहिए कि सर x बराबर प्लस माइनस 1 ये क्या है। तो x के कितने वैल्यू है? 2 वैल्यू है। इसका मतलब कि x के 2 वैल्यू है तो y के भी 2 वैल्यू है तो z के भी 2 वैल्यू है। इसका मतलब कि सर x यदि प्लस माइनस 1 है और मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है तो x1 यहाँ पे है तो माइनस 1 यहाँ पे है। इसका मतलब सर ये तो दो प्लेन की बात कर रहा है, x बराबर 1 पे और x बराबर माइनस 1 पे दो प्लेन की बात कर रहा है। अच्छा, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 की बात कर रहा है तो यदि x एक्सिस अपन 1 और माइनस 1 इधर माने थे तो y एक्सिस इधर 1 और इधर 1 और इधर माइनस 1 मान लो, तो ये भी दो प्लेन की बात कर रहा हूं। उसी तरीके से z इक्वल टू प्लस माइनस 1 है तो ये भी दो प्लेन की बात कर रहा होगा, एक y इक्वल टू 1 इधर और एक y इक्वल टू माइनस 1 नीचे। तो टोटल मिला के जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब छह प्लेन जब मिलेंगे तो एक क्यूब बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? एक क्यूब बन रहा होगा। और क्यूब के अंदर जो बीच में जो एक्चुअली जो बीच में पॉइंट होता था वो ओरिजिन होता था। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे पास? ओरिजिन होगा। क्या होगा? ओरिजिन होगा। क्यों सर ओरिजिन क्यों होगा? क्योंकि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग यूनिट क्यूब पढ़ रहे थे तो उसमें x एक्सिस इसको माने थे, y एक्सिस इसको माने थे और z एक्सिस इसको माने थे। अच्छा, x बराबर प्लस माइनस 1 की बात कर रहा है। अब देखो इधर x बराबर प्लस माइनस, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट बता दो मुझे, 1, 0, 0, सही है। अच्छा, यहां से क्या करते थे आप याद करो 2, 3, शायद 4 चले थे ना। तो आप जब चले थे तो कुछ इस तरीके से चले थे और यहां से जो है एक आपको ऐसे बनाया हुआ मिलता था, याद आया? एक ऐसा बनाया हुआ मिलता था। याद आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ बना हुआ मिलता था क्यूब के अंदर। क्यूब के अंदर कुछ ऐसा बना हुआ मिलता था जिसमें कितने फेस हो जाते थे तुम्हारे? 6 फेस हो जाते थे। तो x बराबर 1 इधर लिया तो x बराबर माइनस 1 पीछे लिया होगा, तो y बराबर 1 इधर लिया तो y बराबर माइनस 1 उधर लिया होगा, z बराबर 1 इधर लिया तो z बराबर माइनस 1 ऊपर नीचे लिया होगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो क्यूब बनता है तो इसमें मेरा जो ओरिजिन है वो हमारा क्या है? इन सबसे इक्यू डिस्टेंस पे है, क्योंकि 1 इधर है तो माइनस 1 कहीं पीछे होगा, y इधर है तो माइनस 1 भी y के केस में पीछे होगा। तो इससे हमारा एक क्यूब बनता है और इसका आंसर क्या हो जाता है हमारे पास कि ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो लिख लीजिए इसमें। दीज 6 प्लेन्स, लिख लीजिए, दीज 6 प्लेन is making a cube. This 6 plane is making a cube. This 6 plane is making a cube. This 6 plane is making a cube, and the point equidistance from these plane and point equidistance from these plane is origin. चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। नहीं समझ में आया तो पूछिए। इसके सारे कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया था आपको कैसे कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो आप पिछला कॉपी पलट के देख लीजिए कि इसमें कैसे कैसे लिखे थे। अच्छा, ये -1 +1 समझ में नहीं आया तो समझो इधर कि x में यदि 1 है तो x में ही -1 है, तो वो दो प्लेन की बात कर रहा होगा एक्चुअली में। ठीक है, कौन कौन से दो प्लेन की बात कर रहा हो? यदि ये +1 इधर है तो कौन कौन से प्लेन की बात कर रहा होगा? सॉरी, x = 1 है, इधर है तो नहीं आया। क्या क्या मैंने लिखा, क्या क्या मैंने बोला कि x = -1 और +1। हाँ, समझो इधर कि x = -1 और +1, तो x = +1 इधर तो -1 इधर। ठीक है, तो इसमें दो प्लेन बनेंगे। अच्छा, y = +1 और -1 इधर,
तो इसमें भी 2 प्लेन बनेंगे, और z इक्वल टू +1 और -1 इधर, तो 2 प्लेन बनेंगे। तो इस तरीके से करके मेरे पास कितने प्लेन बन जाएंगे? 6 प्लेन बनेंगे। तो वो हमारे क्या मेकिंग कर रहा होगा? एक क्यूब का मेकिंग कर रहा होगा, जो जिसका सेंटर कहां पे होगा? ओरिजिन पे होगा। तो इसका सेंटर क्या मैंने दे दिया? 0,0,0। ठीक है, लिखिए फटाफट। हो गया? चलो, हम लोग कौन से पॉइंट पे बात कर रहे थे? दूसरा पॉइंट पे बात हो गया था मेरा, नहीं? तीसरा पॉइंट लिखिए। यदि तीसरे पॉइंट पे यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या बोला? तीसरा पॉइंट पे बोला कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास कर रहा हो? ओरिजिन से पास कर रहा हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब ओरिजिन से पास करेगा मेरा कोई भी प्लेन, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। क्या लिखूंगा मैं? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। खटाखट लिखो, इसमें कुछ बात नहीं है। चौथा पॉइंट डालो। ठीक है, ठीक है सर। ये d इक्वल टू 0 क्यों हो गया? अच्छा, ये d इक्वल टू 0 होने के पीछे रीजन क्या है? कि वो ओरिजिन से पास कर रहा था। कहां से पास कर रहा था? ओरिजिन से पास कर रहा था। तो ओरिजिन का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या थे? 0,0,0 थे। इसलिए हमारा d क्या बन गया? 0 बन गया, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, चौथा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तब क्या होगा? ठीक है, अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा था। जब इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा प्लेन का, इक्वेशन वो निकल के आएगा, डेट इज by प्लस cz इज इक्वल टू d। क्या निकल के आएगा? by प्लस cz इज इक्वल टू d। by प्लस cz इज इक्वल टू d। आपने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन सर a को कहां ले गए? a किधर गया और x किधर गया? हमने बोला कि देखो इधर किधर गया। आपने मांगा कि सर इसका प्रूफ दे दो। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? आप समझते हैं इधर बात? तुम मुझे बताओ कि x एक्सिस में जब तुम कोऑर्डिनेट लिख रहे थे तो कितना लिख रहे थे? 1,0,0। कितना लिख रहे थे? 1,0,0। तो मुझे एक बात बताओ कि जब 1,0, तुम 0 लिख रहे थे x एक्सिस के, तो वो x एक्सिस के तुम्हारे dr होते थे। तो इसका मतलब कि x एक्सिस के dr के बारे में मैं बात करूं कि x एक्सिस के dr कितने होंगे? dr, तो आप क्या बोलोगे कि सर a,0,0 होगा। कितना होगा? a,0,0 होगा। तो जब a,0,0 होगा तो नॉर्मल वेक्टर के dr तुम्हारे पास क्या क्या थे? a, b, c थे। यानी कि नॉर्मल वेक्टर के dr, नॉर्मल वेक्टर के dr कितने होंगे? डेट इज a, b, c होंगे। क्या होंगे? a, b, c होंगे। अब बारी है कि a, b, c यदि नॉर्मल वेक्टर के dr है तो सर मुझे एक बात बताओ कि आप करोगे क्या इसमें? हमने कहा कि कुछ नहीं करेंगे, r.n वेक्टर करेंगे। नहीं है कि यानी कि a, b, c डॉट a, 0,0, क्योंकि आपका जो पैरेलल है किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के dr से हम डॉट करेंगे। तो जिस दिन मैं डॉट करूंगा तो मैं लिखूंगा a, b, c डॉट किससे करोगे? किससे करना है? a, 0,0 से। हाँ, a, 0,0 से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले इस चीज को समझते हैं। एक्चुअली में आपको समझ में आया नहीं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखो ये बात क्या कह रहा है ना, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब समझते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस चीज को समझो कि एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, ये मेरी हथेली पे प्लेन है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये प्लेन है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है।
अब इस प्लेन के पैरेलल है एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इस प्लेन पे जो ये परपेंडिकुलर जो गिरेगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर प्लेन के केस में एक इस पे परपेंडिकुलर होता है और जिस दिन वो परपेंडिकुलर लाइन इस पे गिरेगा तो वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब सोचो कि जिस दिन इस पे गिरा वो लाइन और इस पे परपेंडिकुलर था, तो अब काम क्या है कि ये प्लेन जैसे भी मूव करेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता रहेगा। नहीं आया बात समझ में? अरे मैंने बोला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ये है, इस प्लेन के पैरेलल कोई एक्स एक्सिस लाइन है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, सॉरी इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इस प्लेन के पैरेलल यदि एक्स एक्सिस का लाइन है तो इस प्लेन पे जब नॉर्मल गिरेगा तो जो नॉर्मल गिरेगा यदि पैरेलल दोनों है तो जो नॉर्मल वेक्टर इस पे गिरा तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये प्लेन इधर से इधर कैसे भी मूव कर जाए पैरेलली इस लाइन के पैरेलली, वो तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता रहेगा, कांस्टेंट बनाता रहेगा। इसका मतलब कि सर आप बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का जो नॉर्मल था और इस वेक्टर का नॉर्मल था, उन दोनों के बीच में जब डॉट करोगे तो आपको जीरो आना चाहिए। इसका मतलब कि जिस दिन आपने किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, a डॉट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब कि a डॉट ए इक्वल टू सॉरी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो a बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। और जिस दिन a बराबर जीरो आएगा तो जब आप किसी भी इक्वेशन के अंदर लिखेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या आता था, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू जीरो आता था। तो जिस दिन सॉरी d आता था, ठीक है, तो जिस दिन आप a बराबर जीरो पुट करोगे तो ये वाली पार्टी तो जीरो हो गई। तो जिस दिन ये जीरो हो गई तो तुम्हारे पास क्या बच गया, by प्लस cz इक्वल टू d, और ये तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। कब, जब पैरेलल हो तब, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसमें ये चौथा पॉइंट था आपका, ठीक है, इसमें आगे लिखिए। इसको रिमार्क करके नहीं होता है तो आप लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो यदि आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए इसमें कि क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। आगे इसको देखते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट तक हम लोग बात कर चुके थे। लिखिए, पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवा पॉइंट लिखिए। अच्छा, पांचवें पॉइंट में यदि मैं बात करूं इसी रिगार्डिंग में, तो एक्स एक्सिस के डीआर क्या होंगे, एक्स एक्सिस के डीआर क्या होंगे, एक्स एक्सिस के डीआर क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस के डीआर होंगे 1,0,0। उसी तरह वाई एक्सिस के डीआर क्या होगा, वाई एक्सिस के डीआर क्या होगा, 0,1,0। उसी तरह जेड एक्सिस के डीआर क्या होंगे, डेट इज 0,0,1। ठीक है, आया बात समझ में? इसको पांचों पॉइंट करके आप लिख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में एक चीज बताया था, जो मेरे पास आंसर आया था वो शायद आंसर आया था, कितना आया था, डेट इज y माइनस का जेड, y माइनस का जेड इज इक्वल टू -1 आया था, याद आया? जो हम लोग क्वेश्चन के अंदर किए थे, जिसमें a क्रॉस b किया था, उसका नॉर्मल वेक्टर निकाला था और दोनों के dr को हमने सेम कर दिया था। उसका आंसर कितना आया था, y माइनस जेड इज इक्वल टू -1। एक्चुअली में वहां पे मैं इसको बताना भूल गया था, ठीक है। तो वहां पे देखो एक्चुअली में हुआ क्या था कि यहाँ पे x बराबर 0 हो गया था। इसका मतलब ये जो प्लेन था, जो प्लेन का इक्वेशन आया, वो किसके पैरेलल था, x एक्सिस के पैरेलल था। किसके पैरेलल था, दैट इज प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। नहीं आया बात समझ में? दैट इज प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, आगे लिखिए क्वेश्चन, इधर हो गया। It's plane parallel to x axis. आगे लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, find distance of plane from
फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन if plane is if plane is 3x minus 2y 3x minus 2y plus 3z is equal to 9 plus 3z is equal to 9. खटाखट किस क्या बोला कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन if plane is 3x minus 2y plus 3z is equal to 9 चलिए कीजिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है करने के लिए। नहीं हुआ, चलो देखते हैं। अच्छा, आपको याद है कि जब आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालते थे, तो जब आप नॉर्मल फॉर्म निकालते थे किसी भी प्लेन का, तो वहां पे आप क्या करते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो जो हमारा प्लेन का इक्वेशन आ जाता था वो समथिंग इज इक्वल टू d अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n आता था, याद आया। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे ये एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, तो प्लेन का इक्वेशन कितना दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। ये तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो इसको जब मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस अच्छा, जब हम लोग निकालते थे तो प्लेन का इक्वेशन x प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d निकालते थे, तो ये तो मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं था, ये तो मेरा जो मेरे पास जो आया था वो एक्चुअली में आया था, ये जो मेरा आया था वो किससे आया था, a वेक्टर डॉट n वेक्टर से आया था, याद आया, a वेक्टर डॉट n वेक्टर से आया था। तो वो तो मुझे ये शो नहीं कर रहा था कि ये मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस है। लेकिन जब आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन देख रहे थे, तो जब आप डिवाइड कर रहे थे n वेक्टर के dr से, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड से, तब आपके पास इधर जो पोर्शन आ रहा था d अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो याद करो कि मैं वहां पे बोला था कि ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। इसका मतलब कि सर यदि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये है, इसका मतलब कि सर यदि इस पूरे इक्वेशन को 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू जो 9 है, तो इसका मतलब कि इसके dr जो नॉर्मल वेक्टर के dr थे वो क्या क्या थे, 3 माइनस 2 और 3 थे। इसका मतलब कि जो नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर के dr, नॉर्मल वेक्टर के dr क्या क्या है अपने पास, डेट इज 3 माइनस 2 3। और इससे जब मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो मेरे पास जो डिवाइड करने के लिए आएगा वो क्या आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 9, तो डेट इज 9 9 18 प्लस 4 22। ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 22। तो जिस दिन मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 2y प्लस का 3z अपॉन में रूट के अंदर 22 इज इक्वल टू 9 अपॉन में रूट के अंदर 22। याद आया, आप दोनों तरफ कर रहे थे। अच्छा, इसको जिस दिन लिखा तो ये बना 3, मैं लिख देता हूं 3 अपॉन में रूट 22 इंटू में x माइनस 2 अपॉन में रूट 22 इंटू वाई प्लस 3 इंटू में कितना अपॉन में रूट 22 इंटू जेड इज इक्वल टू कितना 9 अपॉन में रूट 22। अच्छा, इतना देखा तो आपको ये समझ में आया कि ये जो एक्चुअली वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो सर एक बात मुझे बताओ कि यदि वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये जो मेरे पास आया डेट इज 3 अपॉन में रूट 22 इंटू एक्स, वो क्या है, तो आपको दिमाग में आया होगा कि ये तो सर एल है, ये क्या है, एम है, और ये क्या है, एन है। तो जो मेरा इक्वेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, डेट इज एल एक्स माइनस एम वाई प्लस एन जेड, एन जेड इज इक्वल टू 9 अपॉन में रूट 22। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते थे, लेकिन आपसे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा है तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद का जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन at a distance of 4, at a distance of 4
at a distance of 4 from origin from origin and whose normal is 2y minus j प्लस का 2k कैप प्लस का 2k कैप। चलिए कीजिए, क्या पूछ रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम ओरिजिन हुज नॉर्मल इज 2y माइनस j प्लस 2k कैप। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछने वाले ने। चलिए कीजिए इसको खटाखट। अच्छा सोचिए जरा सा कि यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, कितने डिस्टेंस पे पूछा है? 4 डिस्टेंस पे पूछा है। कितने डिस्टेंस पे पूछा है आपसे? 4 डिस्टेंस पे पूछा है। इसका मतलब कि किससे डिस्टेंस पूछा है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 4 है। यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आप कितना लिखेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू 4। एक्चुअली में ये डिस्टेंस इज इक्वल टू कहां से है? ओरिजिन से है। इसका मतलब कि ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए तो आप ये लिखते थे सर, इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब कि d इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर हो गया। अच्छा इसको अभी यही रहने देते हैं। अब अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा जो पहला वाला क्वेश्चन था जस्ट उसी तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर का dr आपको कितना दे रखा है? नॉर्मल वेक्टर का dr आपको दे रखा है, नॉर्मल का dr आपको दे रखा है। dr कितना है? 2, -1, 2। ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर का क्या है? dr है। अच्छा यदि ये नॉर्मल वेक्टर का dr है तो मुझे एक बात बताओ कि यदि नॉर्मल वेक्टर का dr इतना है तो जिस दिन मैं r डॉट n वेक्टर करूंगा, क्या करूंगा? r डॉट n वेक्टर करूंगा तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पहले मुझे ये बताओ। अच्छा dr यदि ये है तो यदि n वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 2y माइनस j प्लस का 2k कैप। तो n का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? डेट इज 4 प्लस 1 प्लस 4, डेट इज n का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि जब 3 आया तो आपको बारी है, अब किसकी बारी है? r डॉट n करने की। किसकी बारी है? r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। तो जिस दिन आप r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d करेंगे तो r किसके बराबर लिखेंगे आप? r किसके बराबर था? r का dr कितना था? x y एंड z। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे डेट इज x, y, z का डॉट करना है किससे किससे? डेट इज 2, -1, 2, -1, 2 से इज इक्वल टू d। d बराबर कितना है? d बराबर है तुम्हारा, d बराबर यहाँ आया 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। ठीक है, तो आप जिस दिन इसका किए तो कितना आया? 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू कितना? डेट इज 4 इंटू 3। तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम सॉरी ये d का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, अब सोचिए ये तुम्हारे सॉरी क्या आ गया? हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए पूछा था और सिर्फ उसमें क्या दे रखा था? डिस्टेंस दे रखा था और सिर्फ नॉर्मल वेक्टर दे रखा था। तो हम लोग यहां से ऐसे सॉल्व करके हम लोग यहां पे पहुंच गए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशन है जो आपको लिखना है, उसके बाद जो है हम लोग आज का सेगमेंट हम लोग यहाँ पे समाप्त कर देंगे। तो लिखिए कंडीशन फॉर टू प्लेन। लिखिए कंडीशन फॉर टू प्लेन, कंडीशन फॉर टू प्लेन, कंडीशन फॉर टू प्लेन्स, कंडीशन फॉर टू प्लेन्स, कंडीशन फॉर टू प्लेन्स, कंडीशन फॉर टू प्लेन्स। अब सोचिए जरा सा कि एक प्लेन तुम्हारे पास P1 था, वो क्या था? A1x प्लस B1y प्लस C1z। ठीक है, ये तुम्हारा एक इक्वेशन था इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, और P2 तुम्हारा था A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन पूछता है
कि यदि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा इसमें D1 D2 भी लगा लो ना आप, प्लस का D1 और यहां पे भी प्लस का D2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो, इज इक्वल टू 0 हो, तब कंडीशन क्या क्या होगा। अच्छा पहला कंडीशन मैंने बोलता हूं कि P1 इज पैरेलल टू P2। पहला कंडीशन क्या है, इफ P1 इज पैरेलल टू P2। कौन कौन सा, पहला कंडीशन क्या है कि यदि P1 पैरेलल हो जाए P2 के, तो यदि P1 पैरेलल हो जाए P2 के, तो सोचना कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो इसके dr और इसके dr सेम होते हैं। इसका मतलब कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। लेकिन जब दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बीच का डिस्टेंस कभी भी पैरेलल एक नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू D1 अपॉन में D2, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यदि तुमसे पूछ दे कि इफ P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, पहले यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखिए। अच्छा अगला पूछा कि इफ P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा तीसरा कंडीशन आपसे क्या पूछ सकता है कि तीसरा कंडीशन आपसे पूछा कि इफ P1 इज ओवरलैप्ड विथ P2, किसके ऊपर ओवरलैप्ड हो गया, P2 के ऊपर ओवरलैप्ड हो गया। तो जब P2 के ऊपर ओवरलैप्ड होगा तो D तो अब रहा नहीं, यानी कि D का वैल्यू तो सेम हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू D1 अपॉन में D2। खत्म, मैं इतना बोल सकता हूं। अब आज का सेगमेंट यहीं पे समाप्त हो गया। आप लोग जो है जो हमने सीट दिया है उसका आप जो है वेक्टर के सीट में डिस्कशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो वेक्टर में एक्सरसाइज 1 में हम लोग 25 तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके आप लोग करते रहिए आगे जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, ठीक है, उसमें आगे करते रहिए। और जो है आप लोग क्लास पे आके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि मैं आपको जो है 3D का सीट आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो 3D का सीट जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। उसमें जो है आप एक्सरसाइज 1 इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज होंगे, ठीक है। पहला जो एक्सरसाइज है वो लेवल 1 है, ठीक है, यानी कि उसमें अच्छे थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है। जो लेवल 2 है वो एडवांस का है, ठीक है, सब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट आंसर। और जो लेवल 3 है, जो एक्सरसाइज 3 है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। और जो लेवल 4 है वो तुम्हारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। लेकिन 3D के अंदर एक्सरसाइज 1 का, ठीक है, आप एनसीईआरटी तो लगातार इसके पैरेलली सॉल्व करते रहिए एनसीईआरटी। लेकिन इसमें क्या है ना कि 3D का लेवल यानी कि एक्सरसाइज 1 आप इसको आपके होमवर्क के लिए है, लेवल 1 HW के लिए, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, उसमें जितना बनता है उतना बनाइए।